अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है वो अपने चैप्टर नंबर 17 की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हमने इंटरनेट को डिस्कस किया था, इंटरनेट की सर्विसेज को डिस्कस किया था, इंटरनेट के यूजेस को डिस्कस किया था। आज के हमारे जो है लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम MCQs करेंगे, इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे चैप्टर नंबर 17 के। देन हम चैप्टर नंबर 18 भी आज स्टार्ट करेंगे और इसका हम इंट्रोडक्शन लेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे एटम के बारे में और एटम के न्यूक्लियस के बारे में एंड देन अबाउट द आइसोटॉप्स। MCQs जो हमारे स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहला हमारा MCQ है, इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी इंफॉर्मेशन मीन्स। तो हमारे चैप्टर की सबसे पहली लाइन ही यही थी कि जहाँ से हमारा मेन टॉपिक इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का स्टार्ट होता है, दैट इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी प्रोसेस्ड डाटा इज़ नोन एज इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो सी पार्ट है हमारा प्रोसेस्ड डाटा। तो सी ऑप्शन जो है वो ठीक है, विच इज़ प्रोसेस्ड डेटा। ठीक है, देन हमारा MCQ नंबर 3 जो है वो इंक्लूडेड है, द बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय आवर कंप्यूटर आर अरिथमेटिक ऑपरेशंस, नॉन अरिथमेटिक ऑपरेशंस, लॉजिकल ऑपरेशंस या बोथ A एंड C। सो वी नो दैट कंप्यूटर जो है वो अरिथमेटिक फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कंप्यूटर की लैंग्वेज जो है उसके अंदर लॉजिकल वेरिएबल्स जो हैं वो भी सॉल्व होते हैं। तो अरिथमेटिक और लॉजिकल दोनों ऑपरेशंस जो है इसके अंदर सॉल्व होते हैं। तो हमारा बोथ A एंड C वाला जो पार्ट होगा इट विल बी करेक्ट, विच इज़ द डी पार्ट, बोथ A एंड C। उसके बाद हमारा है 6th MCQ जो कि हमारा इंक्लूडेड है, दैट इज़ फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग वी कैन गेट इंफॉर्मेशन ऑलमोस्ट अबाउट एवरीथिंग। मतलब इनमें से किस चीज़ से आप तकरीबन हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। बुक आपको पता है इट इज़ ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक। ठीक है, हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो बुक से नहीं मिल सकती। टीचर भी आपका जो है वो रेलिवेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, वो आपको लिमिटेड इन्फॉर्मेशन ही जो है वो दे सकता है। ठीक है, तो हर सब्जेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर भी जो डेटा आपका स्टोर्ड होगा वही इन्फॉर्मेशन आपको नज़र आती है। ठीक है, और डी पार्ट है हमारा इंटरनेट। अब इंटरनेट चाहे कंप्यूटर के साथ लगा हो, चाहे मोबाइल के साथ लगा हो या लैपटॉप के साथ लगा हो, आप हर तरह की इन्फॉर्मेशन जो है उसको अचीव कर सकते हैं। सो इंटरनेट हमारे पास जो है वो ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू आप तकरीबन हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। सो इसका आंसर होगा डी पार्ट, विच इज़ इंटरनेट। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट डज़ द टर्म ईमेल स्टैंड्स फॉर। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि ईमेल जो है ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। सो इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक मेल इज़ द बी ऑप्शन। ठीक है, तो ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। सो दीज आर द MCQs विच आर रिलेटेड फॉर इन योर स्मार्ट सिलेबस। उसके बाद हम अपने रिव्यू क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। रिव्यू क्वेश्चन जो हमारे इंक्लूडेड हैं, दे आर रिव्यू क्वेश्चंस सेवनटीन 17.2, 17.3। ठीक है, 3 ये हमारे इंक्लूडेड हैं। उसके बाद 17.7 एंड 17.11। दीज आर द रिव्यू शॉर्ट क्वेश्चंस विच आर इंक्लूडेड फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। और उसके बाद जो है बाकी रिव्यू क्वेश्चन और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। इन टॉपिक से रिलेटेड जो कि हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़े हैं, जो भी आपके एडिशनल MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस, एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी, साइड इन्फॉर्मेशन होगी, दैट विल बी रिलेटेड इन योर दैट विल बी इंक्लूडेड इन योर स्मार्ट सिलेबस। ठीक है, तो उसको सर्च आउट करना इट इज़ अप टू यू। आप जो है वो MCQs को पढ़ें। इफ़ यू फील दैट इट इज़ रिलेटेड टू योर कंसर्न टॉपिक तो वह इंक्लूडेड है, अगर नहीं है तो वह इंक्लूड नहीं है। एंड अगर आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड जो है वो अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही कि ये MCQ या शॉर्ट क्वेश्चन इंक्लूडेड है या नहीं है, तो उससे रिलेटेड आप जो है वो मेरे से ज़रूर पूछ सकते हैं। तो मूविंग टुवर्ड्स रिव्यू क्वेश्चंस, सबसे पहले है जी हमारा, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। आपने बताना है कि डेटा में और इंफॉर्मेशन में क्या फ़र्क है। आपको पहले भी मैंने बताया था कि डेटा क्या होते हैं, डेटाज आर द फैक्ट्स एंड फिगर्स। ठीक है, जो कि कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर जो है वो स्टोर होते हैं, दैट इज़ डाटा।
और जब हम इसको जो है वो एक प्रॉपर वे में अरेंज कर देते हैं तो वो बन जाती है हमारी इंफॉर्मेशन। कि रॉ मटेरियल जो है वो आपके पास जो भी पड़ा हुआ है दैट इज़ डेटा, ठीक है। उसके बाद उन सबको कंबाइन करके जो चीज़ आपने बना लेनी है दैट इज़ इंफॉर्मेशन। तो डेटा क्या है? दीज आर द फैक्ट्स एंड फिगर्स, ठीक है। डाटाज क्या हैं? द फैक्ट्स हैं या फिगर्स हैं जो कि हमारी कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर स्टोर होते हैं। इंफॉर्मेशन क्या है? इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय अरेंजिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स। जब आप फैक्ट्स को और फिगर्स को एक प्रॉपर वे में अरेंज कर देते हैं तो ये बन जाती है हमारी इंफॉर्मेशन। रॉ मटेरियल जो है इट इज़ कॉल्ड डेटा, और प्रोसेस्ड डेटा जो है इट इज़ नोन एज इंफॉर्मेशन। आपके पास जो भी चीज़ें पड़ी हुई हैं कंप्यूटर में दैट विल बी नोन एज डेटा, लेकिन जब आप इसको प्रोसेस कर देंगे एक एंड से दूसरे एंड तक, आप अपने विद इन कंप्यूटर कर दें या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक कर दें तो ये बन जाएगी हमारी इंफॉर्मेशन, ठीक है। अनरिकग्नाइज्ड फैक्ट्स जो हैं हमारे वो डेटा है, और उनको जब आपने एक प्रॉपर वे में अरेंज किया, आपने उनको प्रोसेस किया, आपने उनको ट्रांसमिट किया, आपने उनको रिसीव किया, तो ये सारी जो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है उसको हम इंफॉर्मेशन का नाम देते हैं, ठीक है। तो अनरिकग्नाइज्ड फैक्ट्स जो हैं हमारे वो डेटा हैं, और किस चीज़ को आपने प्रॉपरली जो है जब उसको अरेंज किया, उसको ट्रांसमिट किया, उसको प्रोसेस किया, उसको रिसीव किया, दैट इज़ द इंफॉर्मेशन। सो ये जो है हमारा डिफरेंस है बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। 17.2 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। 17.2 जो है हमारा वो ICT से रिलेटेड है। ICT is a combination of information and communication technology. It is a scientific method and means to store, process, transmit vast amount of information, ठीक है, in seconds from one place to the other by using electronic equipment, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को यूज़ करते हुए इंफॉर्मेशन को एक एंड से दूसरे एंड तक जो है वो स्टोर करना, ट्रांसमिट करना और प्रोसेस करना जो है सेकंड्स के अंदर लार्ज डिस्टेंसेस पे, दैट इज़ नोन एज ICT। इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद है 17.3 व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। कंपोनेंट्स जो हैं IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कंपोनेंट्स जो हैं वो 5 थे जो हमने पढ़े थे, जो कि कौन कौन से थे? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, प्रोसीजर, और 5वां था हमारा पीपल, ठीक है। ये 5 जो हैं हमारे पास कंपोनेंट्स हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, और फिर आपने इन सब को जो है वो क्लियरली तौर पर एक्सप्लेन करना है, ठीक है। क्लियरली इंडिकेट द फंक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। तो वो जो डिस्क्रिप्शन थी हमारी CBIS की कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम की, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ही कंपोनेंट्स हैं, तो उसको जो है वो आप लोगों ने एक्सप्लेन कर देना है कि हार्डवेयर क्या है, जिनको आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, इसके कंपोनेंट्स के बारे में इसके एग्जांपल्स बता दें, CPU, इसके साथ जितनी भी डिवाइसेस अटैच हैं। सॉफ्टवेयर क्या है? प्रोग्राम्स हैं जो कि हमारी कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर स्टोर हुए होते हैं, ठीक है। डाटा, फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। रॉ मटेरियल है जो कि कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होता है। प्रोसीजर्स क्या हैं? वो मैनुअल्स हैं जो कि हमें बताते हैं कि आपने किस तरह से अपने हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर्स को डिज़ाइन करना है, उनको यूज़ करना है। और पीपल क्या है? वो लोग हैं जिन्होंने इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल करना है, ठीक है। एंड दीज आर द मेन स्ट्रीम टू डिसाइड के विच जो है वो आपके पास सिस्टम, आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम आपका कौन सा जो है वो एक्सेप्टेबल होगा, कौन सा सक्सेसफुल होगा और कौन फेलियर होगा, ठीक है। क्योंकि लोग जो हैं अगर वो फेमिलियर हैं, वो उनके लिए इजी है सिस्टम को यूज़ करना, तो दैट इज़ सक्सेसफुल, लेकिन अगर नहीं है तो फिर वो इतना पॉपुलर नहीं होगा। तो ये जो है वो इसके कंपोनेंट्स हैं। अगर ये शॉर्ट में आएगा तो आप इनके नेम लिख देंगे, और अगर लॉन्ग में आएगा तो यू हैव टू एक्सप्लेन ईच पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। 17.7 है हाउ लाइट सिग्नल्स आर सेंट थ्रू ऑप्टिकल फाइबर्स, ठीक है। 17.7 है हमारा ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू। अगर बेटा आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है ना, तो फिर जो कुछ आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था, पहले ऑप्टिकल फाइबर की डेफिनेशन, उसके बाद हमने उसकी वर्किंग के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने इसके एडवांटेजेस के बारे में पढ़ा, देन हमने मल्टी मोड केबल के बारे में पढ़ा।
वो सारी चीज़ें विद डायग्राम विद एक्सप्लेनेशन ऑफ एवरीथिंग आप जो है वो बताएंगे। लेकिन अगर ये चीज़ जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में आती है कि ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू आपकी लाइट सिग्नल्स कैसे ट्रांसमिट करते हैं, सो यू जस्ट हैव टू टेल अबाउट द वर्किंग पार्ट, ठीक है। आप बताएंगे कि ऑप्टिकल फाइबर्स आर हेयर थिन थ्रेड्स फाइबर्स ऑफ प्लास्टिक और ग्लास, और उसके बाद आप बताएंगे कि जो है इसके अंदर जो है वो इनर कोर हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, बाहर जो है वो लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। जब लाइट जो है वो फॉल करती है बाउंड्री के ऊपर, इफ़ इट्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ ग्रेटर दैन द क्रिटिकल एंगल, तो ये रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी और बार बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करते हुए फ्रॉम द ट्रांसमिशन साइड टुवर्ड्स द रिसीविंग एंड जो है वो ट्रैवल करेगी, ठीक है। तो बस ये वर्किंग के बारे में आप जो है फिर इसके अंदर बताएंगे, बाकी बातों को जो है वो आप इसके अंदर एक्सप्लेन नहीं करेंगे इफ़ इट इज़ आस्क्ड इन अ शॉर्ट क्वेश्चन। और अगर लॉन्ग में आएगी देन यू हैव टू टेल अबाउट द एवरीथिंग एंड एवरी डिटेल ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर। उसके बाद बेटा 17.11 है, व्हाट इज़ इंटरनेट। इंटरनेट जो है उसके बारे में हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के बारे में जो है वो पढ़ा था। शॉर्ट में आएगा तो जस्ट वर्किंग लिखनी है, और अगर लॉन्ग में आएगा तो डिटेल्ड टॉपिक लिखना है, ठीक हो गया। उसके बाद है 17.11 जो कि आपका इंक्लूडेड है, व्हाट इज़ इंटरनेट। हमने प्रीवियस लेक्चर में ही पढ़ा है कि इंटरनेट क्या है। इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स इन विच मैनी नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड विद ईच अदर स्टे कनेक्टेड विद ईच अदर फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, देन इंटरनेट इज़ फॉर्म्ड, ठीक है। तो इंटरनेट जो है वो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है। उसके बाद क्या है, इंटरनेट इज़ अ यूजफुल सोर्स ऑफ नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन डिस्कस। तो आप इसमें जो है वो इंटरनेट के यूजेस के बारे में, उसकी सर्विसेज के बारे में सब कुछ जो है वो एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे। और जब आप ब्राउज़र्स को बताएंगे, जब आप ईमेल को बताएंगे, जब आप इंटरनेट के यूजेस बता देंगे, देन हमारे पास जो है ये सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी जिसके थ्रू हम ये प्रूव कर सकते हैं कि इंटरनेट जो है हमारे पास वो क्या है, नॉलेज और इन्फॉर्मेशन गेन करने का एक यूज़फुल सोर्स है, ठीक है। तो ये जो है हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड जो है वो डिस्कशन यहाँ पर ख़त्म होती है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड या इन क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं, या कोई एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन है या कोई एडिशनल MCQ है जो आपको समझ नहीं आ रहा, ये इंक्लूडेड है या नहीं है, या इसका आंसर अगर ये निकला है तो क्यों निकला है, तो उससे रिलेटेड आप मेरे से ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है। ऑनवर्ड जो है वो हमने अपने जो है वो लेक्चर में कंटिन्यू करना है चैप्टर नंबर 18 को। चैप्टर नंबर 17 हमारा कंक्लूड हो गया। चैप्टर नंबर 18 इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ योर 10th बुक। यहाँ पे जो है वो हमारा ये चैप्टर नंबर 18 जो है इस पे 10th की बुक जो है वो एंड हो जाएगी। एंड दिस चैप्टर इज़ ऑल अबाउट एटम एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। 9th की बुक में आपने बेटा जो है जो ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स पढ़ी थी, आपकी 9th और 10th की बुक जो है ना वो ऑलमोस्ट उन्हीं ब्रांचेस को जो है वो डिटेल में डिस्कस कर रही है। जैसे 9th में काइनेमेटिक्स है, डायनामिक्स है, हीट है, ठीक है, और उसके बाद जो है उससे रिलेटेड जो है वो ब्रांचेस को डिस्कस किया गया है। इसी तरह 10th की बुक में भी पहले हमारे पास जो है वो साउंड आ जाता है, देन लाइट आ जाती है, और ये भी ब्रांचेस जो है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है जिसमें हमने वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और जो है उसको जो है डिस्कस किया, करंट इलेक्ट्रिसिटी को, देन मैग्नेटिज्म से उसका रिलेशन डिस्कस किया, देन इलेक्ट्रॉनिक्स आ गई हमारी। उसके बाद जो है कि एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, इट इज़ आल्सो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, और इस ब्रांच को जो है वो हम अपनी डिटेल के अंदर इस ब्रांच के अंदर इस चैप्टर के अंदर जो है वो स्टडी करेंगे। सो चैप्टर नंबर जो हमारा 18 है इसका हमारे पास नाम है एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। चैप्टर नंबर 18 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स के बारे में हम क्या पढ़ते हैं, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, एटम की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। और न्यूक्लियर फिजिक्स में हम क्या करते हैं, न्यूक्लियस की स्टडी करते हैं, ठीक है, और पार्टिकल्स इनसाइड द न्यूक्लियाई, कि न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स मौजूद हैं उनके बारे में जो स्टडी होगी हमारी, दैट इज़ नोन एज द न्यूक्लियर फिजिक्स। तो टॉकिंग अबाउट द हिस्ट्री, (585 BC) बर्थ ऑफ क्राइस्ट जो है 585। एक साइंटिस्ट था डेमोक्रिटस, उसने जो है ये डिस्कवर किया था कि एटम्स जो होते हैं दे आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए मैटर, ठीक है। 585 BC में डेमोक्रिटस ने जो है ये क्या कहा था, दैट एटम्स आर इंडिविजिबल,
इनडिविजिबल का क्या मतलब है? ऐसी चीज़ जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। डिविजिबल जो डिवाइड हो सके, इनडिविजिबल जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, एटम का जो वर्ड है, एटम इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक लेटर। ठीक है, ग्रीक लैंग्वेज के लेटर से जो है इसको डिराइव किया गया है, और जिस वर्ड से डिराइव किया गया है दैट इज ऑटोमस। ठीक है, ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, और ऑटोमस जो है इसका मतलब है इनडिविजिबल, जिसको मज़ीद डिवाइड नहीं किया जा सकता। अप टू मैनी सेंचुरीज इट वॉज थॉट दैट एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। स्मॉलेस्ट जो है वो पार्टिकल है किसी भी एटम का जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है इट वॉज डिस्कवर्ड कि एटम के अंदर भी जो है वो सब पार्टिकल्स मौजूद हैं, जिनमें से मेन हमारे पार्टिकल्स जो हैं दे आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो बहुत अरसे तक जो है वो एटम को ही जो है वो मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो है वो कंसीडर किया जाता था, लेकिन अब जो है वी नो दैट के एटम के अंदर और भी जो है वो बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल्स मौजूद हैं, जिनमें बेसिक जो हमारे पार्टिकल्स हैं दे आर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो ऑटोमस से जो है ये डिराइव किया गया है, जो कि ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब है इंडिविजिबल। 1911 में 1911 के अंदर जो है वो साइंटिस्ट ने जो है वो इस चीज़ को प्रूव किया था, और साइंटिस्ट जो है दैट ही वाज रदरफोर्ड। ठीक है, रदरफोर्ड ने अपना जो है वो मॉडल भी जो है वो पेश किया था। उसके बाद बोहर का मॉडल भी जो है वो हमारे पास है, लेकिन इतनी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। 1911 में रदरफोर्ड वॉज द साइंटिस्ट जिसने ये बताया था कि एटम के अंदर जो है वो एक सेंट्रल पार्ट भी मौजूद होता है, जिसको उसने न्यूक्लियस का नाम दिया था। ठीक है, उसने जो है ये डिस्कवर किया था अबाउट सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम कॉल्ड न्यूक्लियस। ठीक है, एटम के सेंट्रल पार्ट के बारे में उसने जो है वो डिस्कवर किया था, और एटम के सेंट्रल पार्ट को जो है वो नाम दिया गया था न्यूक्लियस का। फर्दर जो है वो हम डिस्कस करते हैं अपने एटम और एटॉमिक न्यूक्लियस के बारे में कि एटम की फॉर्मेशन क्या होती है और एटॉमिक न्यूक्लियस जो होता है उसकी फॉर्मेशन क्या होती है। एटम एंड एटॉमिक न्यूक्लियस। एटम जो होता है बेटा, वी नो दैट एटम का एक सेंट्रल पोर्शन होता है जिसमें इसका मास कंसंट्रेटेड होता है, जिसको हम न्यूक्लियस का नाम देते हैं। ये न्यूक्लियस है, और इसके बाहर जो है वो ऑर्बिट्स होते हैं, और इन ऑर्बिट्स के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक स्पेसिफिक ऑर्बिट्स के अंदर जो है वो मूव करते हैं, और ये ऑर्बिट्स जो हैं हमारे पास इनमें स्पेसिफिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे पहले ऑर्बिट में 2 होते हैं, अगले ऑर्बिट में 8 होते हैं, फिर 18 और फिर 32। तो ये जो है वो डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपके ऑर्बिट्स के अंदर मौजूद हो सकते हैं। सेंट्रल पार्ट जो है इसका, उसको हम न्यूक्लियस का नाम देते हैं। न्यूक्लियस जो है इट कंप्राइजेज ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, न्यूक्लियस जो है वो बना होता है 2 मेजर पार्टिकल से। इसके अलावा भी और बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो हैं दे आर द बेसिक जो है वो कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस जो है वो सेंट्रल पार्ट होता है एटम का। इसके बाहर जो है वो ऑर्बिट्स होते हैं, और इन ऑर्बिट्स के अंदर जो है हमारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। ये ऑर्बिट्स जो हैं ये स्पेसिफिक होते हैं, इनके स्पेसिफिक एनर्जीज होती हैं। उसके बाद जी अगर आप जो है इसके एटॉमिक नंबर को डिफाइन करें तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय Z। एटॉमिक नंबर जो है इसको हम Z से जो है वो डिनोट करते हैं, एंड इट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड अ
न्यूक्लियस। ठीक है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं उनको जो है वो हम कंबाइन करके किस चीज़ का नाम देते हैं, एटॉमिक नंबर का नाम देते हैं। देखिए बेटा, अगर आपके पास कोई न्यूट्रल एटम होगा ना तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं दे रिमेन इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, लेकिन अगर कोई एटम जो है वो आपका एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, मतलब अगर वो किसी इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है या वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, तो उस केस में क्या होता है कि वो चार्ज बन जाता है, आयन बन जाता है और उसके अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, सो दैट्स वाई हम इलेक्ट्रॉन्स के नंबर से जो है वो अपने एटॉमिक नंबर को जो है वो डिफ़ाइन नहीं करते हैं। वी डिफाइन इट बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर से चीज़ निकल कर जो है वो नहीं जा रही है, वो कन्फाइंड है उसके अंदर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो या तो गेन किए जा सकते हैं या लूज़ किए जा सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को बेस बनाकर हम अपने एटॉमिक नंबर को डिफाइन नहीं करते। ऑल्दो इन अ न्यूट्रल एटम द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इसेंशियली इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो दैट चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन रिमेन्स न्यूट्रल। लेकिन जो है एक्साइटेड स्टेट में जो है या जब कोई इलेक्ट्रॉन गेन या लूज़ हो गया है तो फिर इलेक्ट्रॉन के ऊपर जाने या आने की वजह से चार्ज आ जाता है एटम के ऊपर, और उस केस में जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट रिमेन इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सो दैट्स वाई वी विल बी डिफाइनिंग आवर एटॉमिक नंबर बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो मेरे एटम के अंदर मौजूद हैं। उसके बाद जो है हम डिफाइन करते हैं एटॉमिक मास को। एटॉमिक मास नंबर atomic mass number is defined as the number of protons and neutrons inside a nucleus। न्यूक्लियस के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे और जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे उनको आपस में ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर जो है इसको हम डिनोट करते हैं बाय सिंबल A। इट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जिनको हमने Z से डिनोट किया था प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जिनको हम डिनोट करते हैं कैपिटल N से। तो कैपिटल N आर द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, कैपिटल Z आर द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड कैपिटल A इज़ द एटॉमिक मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट। अगर आप जो है वो अपने सिंबल को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं किसी भी एलिमेंट के, अभी हमें ये नहीं पता कि एलिमेंट कौन सा है, ठीक है, इन जनरल जो है अगर आप जो है वो सिंबल जो है वो बताना चाहते हैं तो एटम को जो है वो किसी भी एलिमेंट को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। X इज़ एनी जनरल एलिमेंट, इट्स एटॉमिक नंबर इज़ रिटन सबस्क्रिप्ट की फॉर्म में जो है वो लिखा जाता है और सुपरस्क्रिप्ट के फॉर्म में जो है वो A लिखा जाता है। अब ये A और Z जो हैं वो एलिमेंट की लेफ़्ट साइड पर भी लिखे जाते हैं, एलिमेंट की राइट साइड पर भी लिखे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप किसी भी तरह से जो है वो इनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। बस जो नीचे लिखा होगा वो एटॉमिक नंबर होगा, जो ऊपर लिखा होगा वो एटॉमिक मास होगा। X कैन बी एनी एलिमेंट, इट कैन बी सोडियम, पोटाशियम, हाइड्रोजन, कोई भी एलिमेंट ले लें, वो X है हमारा, उसका एटॉमिक नंबर जो है वो नीचे लिखा होगा और उसका एटॉमिक मास नंबर ऊपर लिखा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हाइड्रोजन के साथ लिखा होता है H11। इसका क्या मतलब है कि इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है और इसका मास नंबर भी 1 है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो एग्जांपल होगी किसी भी सिंबल की रिप्रेजेंटेशन की, किसी भी एलिमेंट के सिंबल की रिप्रेजेंटेशन की कि आप उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप उसका सिंबल जो है वो यूज़ करेंगे, उसके सबस्क्रिप्ट में जो है वो आप उसका एटॉमिक नंबर लिखेंगे और सुपरस्क्रिप्ट जो है मतलब एलिमेंट के ऊपर करके जो है सिंबल के ऊपर जो चीज़ आप लिखेंगे वो होगा एटॉमिक मास नंबर। तो ये है जी हमारा तरीका जिसके थ्रू आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद हम इनके मैसेज की बात कर लेते हैं। जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना दैट इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg और मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है दैट इज 1.16 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, तो आप देखिए कि -31 है, ये -27 है। अगर आप इन दोनों के मैसेज का कंपैरिजन करते हैं ना कि आप प्रोटॉन के मास को
मास ऑफ प्रोटॉन को डिवाइड कर दें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ, द आंसर विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1836। इसका मतलब है कि एक अगर आपके पास प्रोटॉन है और एक आपके पास इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉन का जो मास होगा इट विल बी 1836 टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ ए इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास जो है दे आर ऑलमोस्ट इक्वल टू ईच अदर। प्रोटॉन होता है 1.163 और न्यूट्रॉन होता है 1.167। पावर्स इनकी सेम होती है 10⁻⁻27 kg। तो अगर आप जो है वो इनको आपस में डिवाइड करते हैं तो यू विल ऑब्टेन 1836, जो कि ये शो करता है कि आपका प्रोटॉन का जो मास है वो इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में 1836 टाइम्स ज़्यादा है, हैवी है वो। तो इसलिए जो है इसके मास में हमने इलेक्ट्रॉन की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रखी है। जब भी आप जो है एटॉमिक मास की बात करते हैं कि एक एटम जो है उसका मास कितना है, वी जस्ट टॉक अबाउट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। उनके मैसेज को जो है उनके नंबर से मल्टीप्लाई करके मास ऑब्टेन कर लेते हैं। चूँकि इलेक्ट्रॉन का मास इतना स्मॉल है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में कि हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं। इट इज़ 1836 टाइम्स स्मॉलर। तो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी होती है मास की जो कि इलेक्ट्रॉन के थ्रू कंट्रीब्यूटेड होती है। सो दैट्स वाई हम उस कंट्रीब्यूशन को इग्नोर कर देते हैं और हम कहते हैं कि हमारा मास जो है दैट इज़ ओनली द मास ऑफ द न्यूक्लियस विच कंप्राइजेज ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। उसके बाद बेटा हम बात कर लेते हैं आइसोटॉप्स के बारे में। हमारे पास बेटा कुछ ऐसे एटम्स होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं लेकिन उनके एटॉमिक मैसेज जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, वी हैव सम एलिमेंट्स, ठीक है, जिनके अंदर एटम्स होते हैं विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। मतलब दे हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ऐसे आइटम्स ऑफ एलिमेंट जो है जिनको हम नाम देते हैं आइसोटॉप्स का। सो आइसोटॉप्स क्या हैं? एटम्स ऑफ एन एलिमेंट having same number of protons but different number of neutrons, या आप ये कह सकते हैं which have same atomic number but different atomic mass number। एटॉमिक नंबर चूँकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो सेम है तो एटॉमिक नंबर सेम रहेगा और एटॉमिक मास नंबर जो है इनका वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, या आप क्या कह सकते हैं, और दे हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। इसकी एग्जांपल हमारे पास है हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं H11, H12, H13। इसको हम कहते हैं प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम। कार्बन के 3 आइसोटॉप्स हैं C612, C613, C614। ठीक है, तो आप देखें कि इनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन इनके मास नंबर डिफरेंट है। तो ये प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम जो है इनके भी एटॉमिक नंबर जो हैं वो सेम है लेकिन एटॉमिक मास नंबर्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। वहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं इनके जो आइसोटॉप्स हैं इनको यहाँ पर जो है वो बना रही हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट आइसोटॉप H11 जिसको हम नाम देते हैं प्रोटियम का। इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मतलब है कि इसके न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं 1, और इसका मास नंबर भी 1 है। इसका मतलब है यही प्रोटॉन मास के अंदर है, इसके अंदर कोई भी न्यूट्रॉन मौजूद नहीं है। तो अगर आप इसको जो है वो ड्रॉ करते हैं, ये न्यूक्लियस है, आउटसाइड शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है तो नंबर ऑफ जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी 1 होंगे। Z1 है, N 0 है, न्यूट्रॉन्स 0 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं दे आर इक्वल टू 1। सेकेंड आइसोटॉप है हमारे पास H12 ड्यूट्रियम।
इसमें देखिए बेटा, एक हमारे पास प्रोटॉन है, दिस इज न्यूक्लियस, Z इज इक्वल टू 1, तो इलेक्ट्रॉन भी जो बाहर आउटर मोस्ट शेल में रिवॉल्व कर रहा होगा वो भी 1 होगा। अब इसका जो है वो मास नंबर 2 है, ठीक है। हमने पढ़ा है दैट A इज इक्वल टू Z प्लस N, A 2 है, Z 1 है, तो N किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हमारे इसके अंदर होंगे दे विल बी इक्वल टू 1। और अगर हम तीसरे आइसोटॉप की बात करें विच इज ट्रिटियम, तो इसका भी जो है एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, 3 में से 1 को माइनस कर दें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास 3 आइसोटॉप्स हैं और इनकी जो है वो कॉन्फ़िगरेशन है कि किस में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। इफ़ यू नो अटोमिक मास, इफ़ यू नो अटोमिक नंबर, तो आप जो है वो वहाँ से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को इस फार्मूले के थ्रू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइसोटॉप्स जो है ये मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो आपने इसकी डेफिनेशन और इसके साथ एग्जाम्पल जो है वो लाजमी कोट करनी है। अगर आप एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे तो फिर आपको 2 नंबर किसी भी सूरत इसके अंदर से नहीं मिलेंगे, ठीक है। अगर आप इनके साइजेस की बेटा बात कर लें एटम के या न्यूक्लियस के, तो एटम का जो साइज़ होता है दैट इज़ 10⁻⁻10 की रेंज में आता है, ठीक है। ये आपका साइड में जो है वो टेबल पे गिवन है। न्यूक्लियस का साइज़ जो है वो 10⁻⁻14 की रेंज में आता है, मतलब एक 10⁻⁻14 मीटर्स, एक मीटर का 10⁻⁻14 साइज़ आप ले लें, जो कि आप आम आंख से देख भी नहीं सकेंगे, डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर सकेंगे उतने फासले को, उतना साइज़ हमारे पास न्यूक्लियस का होता है। 10⁻⁻15 साइज़ में हमारे प्रोटॉन्स होते हैं और 10⁻⁻18 जो हैं ये सारे माइनस की पावर में हैं, उसके साइज़ में जो है वो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है। तो these sizes are very 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 small and they cannot be seen with the naked eye. You need microscope or even electron microscope to see these particles. So that's all for today's lecture, जिसमें हमने MCQs और short questions from our previous chapter उनको डिस्कस किया था, और इस चैप्टर से हमने जो है वो अपनी एटम की हिस्ट्री देखी, देन हमने एटम को और एटम के न्यूक्लियस को एक्सप्लेन किया और आइसोटॉप्स के बारे में पढ़ा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।